आप घर पर होंगे और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी होंगे। बदलकर अपना व्यवहार करना है हमें कोरोना पर वार। बच्चों, आज विद्यालय मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आप आज जानेंगे। साथ ही आप बाढ़ के दौरान अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए भी आप हमारे यूनिसेफ के बाल सुरक्षा अधिकारी से सुनेंगे। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को वीडियो में एसडीआरएफ टीम के द्वारा अगर कोई व्यक्ति बाढ़ के दौरान अपने घर में फंस गया है तो कैसे कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में भी आज आप जानेंगे और सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को उपरोक्त विषय के संबंधित सभी सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य मिल जाएंगे। तो बच्चों, आप सावधानी पूर्वक और एहतियात बरतते हुए इस कार्यक्रम को देखिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत रोचक लगेगा। तो चलिए आज हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सभी तैयार हैं ना? चलिए तो आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग बाढ़ के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें तथा अपने हाथों को बार बार धोएं। बाढ़ के दौरान अपने घर एवं परिवेश को नियमित रूप से साफ करते रहें। बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण जोखिम को देखते हुए रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने हेतु नियमित व्यायाम करें तथा पौष्टिक भोजन का सेवन करें। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह को ढकें। यदि कोई खांस या छींक रहा है तो उससे उचित दूरी बनाकर रहें। बाढ़ के समय सार्वजनिक स्थानों अथवा रिलीफ कैंपों में इधर उधर ना थूकें। रिलीफ कैंप में हमेशा मास्क का उपयोग करें। रिलीफ कैंप में भीड़ न लगाएं तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। बाढ़ के समय में सार्वजनिक समारोह में भाग न लें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। अगर बाढ़ का पानी आपके गली मोहल्ले में जमा हो और उस पानी से होकर आना जाना कर रहे हैं तो घर आने पर तुरंत स्नान करें। नाव पर यात्रा करते समय शारीरिक दूरी बनाए रखें और हमेशा मास्क का उपयोग करें। बाढ़ के दौरान संक्रमित चीजों को न छुएं तथा संक्रमित जगहों पर न जाएं। बाढ़ के दौरान एवं उपरांत कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक दूसरे से हाथ न मिलाएं तथा गले नहीं मिलें, केवल हाथ जोड़कर अभिवादन करें। वृद्धजन, दिव्यांग, बच्चे एवं महिलाओं की विशेष देखरेख करें। सभी घोषणाएं एवं चेतावनियों को ध्यान से सुनें और दूसरों को भी बताएं। कोरोना एक महामारी है। अब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर इसके साथ जीना सीखें। अफवाह न फैलाएं और अफवाहों से बचें। चक्र में बताए जा रहे बातों को अपनाएं, जैसे मास्क पहनें, घर साफ रखें, हाथों को बार बार धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, सामाजिक दूरी बनाएं, बेवजह घर से बाहर ना जाएं। बच्चों, अब रिलीफ कैंप में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक दूरी बनाकर रहें। मास्क का प्रयोग हमेशा करना है। साबुन से हाथ धोते रहें। रिलीफ कैंप की साफ सफाई में मदद करें। इधर उधर ना खेलें, विषैले जीव जंतु का खतरा बना रहता है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। हमेशा अपने माँ पिताजी के साथ रहें।
कोरोना किट अपने साथ रखें और इसका उपयोग करें। इसमें प्रति व्यक्ति 2 मास्क सूती कपड़े से बना जिसे धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है, साबुन, सैनिटाइजर, लिक्विड सोप जरूर रखें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, हम सभी जानते हैं अभी बारिश का मौसम है और तेज बारिश और ज्यादा बारिश होने के कारण हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो आज हमारे साथ श्रीमती गार्गी शाह हैं, जो कि यूनिसेफ बिहार पटना कार्यालय में बाल सुरक्षा अधिकारी हैं। आज हम उनसे बाढ़ के दौरान बच्चों की सुरक्षा के संबंध में बहुत सी बातें करेंगे और इस मुद्दे पर विशेषतर चर्चा भी करेंगे। तो मैडम, मेरा दूरदर्शन मेरे विद्यालय के इस सुरक्षित शनिवार के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम गार्गी साहा है और मैं बाल संरक्षण सुरक्षा अधिकारी यूनिसेफ बिहार में कार्यरत हूँ पिछले 2 वर्षों से। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बाढ़ के समय जो बच्चों को खास करके आपदा आ सकती है उनके बारे में मैं बातचीत करने जा रही हूँ। मैडम, आप जानते हैं कि बाढ़ के दौरान माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा के संबंध में बहुत सी चिंताएं बनी रहती हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बाढ़ के दौरान एवं उसके उपरांत बच्चों की सुरक्षा संबंध में कौन कौन से जोखिम एवं खतरों की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं? बाढ़ के समय बच्चों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। खास करके वो बच्चे जो बिल्कुल नदी या किसी जल क्षेत्र के आसपास रहते हैं, बहुत ध्यान से रहना है क्योंकि डूबने की आशंका होती है। जब बाढ़ आता है तो परिवार से बिछुड़ने का बहुत समय इस तरह से देखा गया है कि बच्चे परिवार से बिछुड़ जाते हैं। माता पिता अपना सामान वगैरह समेटने में लगे रहते हैं और बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग हो जाते हैं। कई बार बच्चे जो डूबने की आशंका होती है। इसके अलावा बच्चों की स्कूल छूट जाती है। आप लोगों को पता है बच्चों की बाढ़ के समय क्योंकि ज़्यादातर घर वगैरह डूब जाते हैं, लोग बाग भी एक डर के कारण सब अलग अलग जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, रिलीफ कैंप्स वगैरह में। और जब बाढ़ आता है उस समय कैंप्स भी नहीं होते हैं, तो कई सारे बच्चों को जो बाहरी अनजान व्यक्ति हैं वो लोग उनको बाल मजदूर के रूप में, लड़कियों के साथ शोषण होने की कई संभावना होती है, लड़कों के साथ भी। और इस दौरान जो क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, दोस्तों से नहीं मिलते हैं, खेल कूद नहीं करते हैं, तो बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक, आप लोगों के जो माइंड में कई तरह के डिलेमास आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल नीड लगेगा कि आप किसी से बात करें। और इसके अलावा जो है कई समय बिजली वगैरह कड़कने से भी कई सारी दुखद घटना हो सकती है। और इसके अलावा जो है बाढ़ के समय क्योंकि गंदा पानी कई जगह में गंदा पानी जमा रहता है और उससे अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन फैल सकते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है बच्चों को। और बाढ़ के समय क्योंकि खाने पीने की भी सुविधा नहीं रहती है, टॉयलेट वगैरह जाने की सुविधा नहीं रहती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच्चों को स्पेशली गुजरना पड़ सकता है। और इस समय का फ़ायदा उठा करके जो अनजान व्यक्ति होते हैं, कई बार वो रूप बदल करके आते हैं आप लोगों को झांसा देने के लिए और दूसरे शहरों में कि बड़ी नौकरी देंगे और आपको बड़ा आदमी बना देंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी देंगे, ये सब कह करके ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कई समय ये भी देखा गया है बच्चों की जो बच्चे या बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है ये कि उनके माँ बाप उनकी शादी विवाह रचा देते हैं। उनको ये लगता है कि चलिए मतलब बाढ़ का समय है, पता नहीं इसके बाद हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा हमारे साथ, तो इससे अच्छा है कि बेटी की शादी करा दो, या कई बार तो लड़कों की भी शादी हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को समझना कि क्या क्या जो मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ सकता है। और जो आपका घर हो सकता है कई बार मतलब गलत जगह
पानी आ जाता है और बहुत सारे लोगों को कई कई महीने हमने देखा है कि छत के ऊपर, इवन स्कूल्स के छत के ऊपर 2 महीने 3 महीने तक भी लोगों को बच्चों के साथ रहना पड़ सकता है। तो ये सारी परेशानियां बच्चों को बाढ़ के दौरान आ सकती। मैडम, आपने अभी जैसे कि हम लोगों को बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जिन खतरों एवं जोखिमों के बारे में बताया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में इन खतरों और जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है एवं बाढ़ के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अभी मैंने जो आप लोगों को बताया है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं बाढ़ के दौरान या उसके उपरांत, तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है, जो आप कर सकते हो, आपके अपने हाथ में है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले कि बाढ़ आने के समय, मतलब हर साल आपको पता है कि लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये टाइम होता है बिहार में जो नॉर्दर्न क्षेत्रों में बाढ़ आने का ज़्यादा प्रकोप होता है। पिछले साल तो आपको याद होगा कि पटना में भी बाढ़ आया था, शहरी क्षेत्र में भी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पहली बात तो कि माँ बाप के साथ एज अ परिवार आप लोग हमेशा रहे, जुड़े रहे। किसी ना किसी व्यक्ति से ज़रूर बात करते रहिए, मम्मी हो, पापा हो, कोई दोस्त हो जिसको आप भरोसा कर सके, जिसके साथ बातचीत कर सकते। और बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में आपको नदी के किनारे, तट पे या पानी के पास बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि किसी समय भी बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है, पानी का प्रकोप कम हो सकता है और कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हर साल होती हैं, आप लोग टीवी न्यूज़पेपर में पढ़ते देखते होंगे। और साथ ही ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो उस समय, तो इसीलिए स्कूल से छूटने पे जो मन में कई तरह की दुविधाएं होती हैं, टीचर्स से नहीं मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे नहीं मिल रहे हो, तो कम से कम अगर मोबाइल चल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाढ़ की वजह से बिजली नहीं रहती है तो बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं चल सकता है। तो इसी वजह से अगर चल भी रहा है तो भी आपको पूरे टाइम मोबाइल पे नहीं रहना है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं या ऑनलाइन चैटिंग करते रहते हैं, वो भी सही नहीं है, वो आपको मेंटली और ज़्यादा तनाव कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी भी हालत में आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है या दिखता है आपके गांव में, आपके पड़ोस में या रिलीफ कैंप के आसपास, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि ये व्यक्ति मेरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल अपने माता पिता या टीचर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप भरोसा कर सकते हो, उस वक्त आप ज़रूर उनको ये चीज़ बताएं और उसकी रिपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा परेशान करे तो फिर उसकी रिपोर्ट पुलिस को भी हो सकती है। आप सबको पता होना चाहिए कि अभी बाल सुरक्षा के लिए पुलिस भी बहुत आप लोगों से मित्रता का व्यवहार करती है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे पता है कि बहुत परेशानियां होती हैं और पौष्टिक खाना नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी अगर हो सके जितना भी, तो आप लोग पौष्टिक भोजन का सेवन करिए और अपने आसपास के मित्र, अपने भाई बहन और आप लोग सब साथ में मिल करके कुछ पढ़ाई वगैरह, कुछ खेल जो घर के अंदर या किसी सीमा के अंदर कर सको। अगर ज़्यादा पानी आ गया है और बह रहा है तो फिर किसी ऊपरी क्षेत्र में रिलीफ कैंप्स में आपको जाना है। और साथ ही जो है, किसी भी अगर पता चलता है आपको कि किसी दोस्त के साथ या दोस्त के किसी भाई बहन के साथ किसी बाल विवाह या फिर किसी भी तरह का लैंगिक शोषण, जिसमें कोई भी गलत काम किसी के साथ कर रहा है किसी बच्चे के साथ, तो प्लीज़ इसकी आप ज़रूर रिपोर्ट दर्ज कराएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों के जो दिमागी, मैंने बताया था आपको कि उनकी दिमागी हालत भी कुछ ख़राब हो सकती है। दिमागी हालत ख़राब होने का ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी पागल हो गया है, लेकिन क्योंकि उस समय इतना और हम सब बहुत दिमागी हालत हम लोगों का भी वो हो सकता है अगर किसी भी तरह का इस तरह का आपदा आए तो आपको डर, भय, दिमागी हालत का मतलब ये सारी जो फीलिंग्स है, ज़्यादा डर लग रहा है, भय लग रहा है या क्रोध आ रहा है या फिर आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम मन करता है कि मैं साइड में अकेला पड़ा रहूं, किसी से बात नहीं करूं,
तो इस तरह की अगर परेशानियां लग रही हैं तो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो कि इस तरह की समस्याओं के साथ डील करते हैं। अगर सामने नहीं भी जा सकते हैं, कई बार क्या होता है कि उनके पास नहीं जा सके या किसी को रिपोर्ट नहीं कर सके, तो इस तरह के फ़ोन नंबर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि सारे बच्चे एकदम आप लोग ध्यान रखें ये चीज़ की और स्पेशली ये मैं छोटे बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि छोटे बच्चों को अपने माँ बाप का नाम और साथ ही उनके घर का एड्रेस और गांव का नाम, ये सारी चीज़ें। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को, जैसे आप लोग को ड्राइंग क्लास में नहीं बोला जाता है कि भाई बनाओ तो कहाँ रहते हो, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सा थाना है, कहाँ मंदिर है, कहाँ नदी है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब अगर पता हो तो अगर कोई बिछड़ा हुआ बच्चा है, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की उम्र में हो सकता है वो बच्चा या बच्ची बहुत छोटे हो, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हो, है ना। मतलब आप लोग भी एक ग्रुप बना करके ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हो, उनको परिवार से मिलाने का काम कर सकते हो। मैडम, अक्सर ये देखा गया है कि बाढ़ के दौरान बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है या अपने परिवार से दूर हो गया है, तो उसके लिए हम उसके परिवार से मिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि ये एक समय होता है बाढ़ के समय में कि माँ बाप बिल्कुल जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने में या फिर सामान समेटने में, कई बार क्या होता है कि बच्चे माँ बाप के साथ से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं परिवारों के साथ। और बहुत समय क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चे अलग हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी हमारे पास संस्थाएं हैं, बहुत सारे हमारे पास, जैसे चाइल्ड लाइन के बारे में बताया आपको, हमने बाल कल्याण अधिकारी के बारे में बताया, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बाल कल्याण अधिकारी होता है। और उस समय जो शिविर अगर लगी है तो शिविर में जो भी अधिकारी है, प्लीज़ आप लोग उन तक ये जानकारी पहुंचाएं, अपने टीचर से या माता पिता से इसके बारे में बात करें। और इसके साथ ही अगर मीडिया आपके आसपास में हो तो मीडिया से ज़रूर ये शेयर करें बच्चे के डिटेल्स, ताकि वो जो बच्चा है या बच्ची है जल्दी से जल्दी अपने परिवार के थ्रू के साथ वो मिल सके। और मीडिया अलग अलग तरीके से उसको न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, ये सारा और कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स होते हैं शिविरों के आसपास, तो वो भी आप लोग कोशिश करिए कि वो लाउड स्पीकर्स के जो भी उनको देख रेख कर रहे हैं उनके पास ये जानकारी पहुंचाए। इसी तरीके से आप लोग सब मदद कर सकते हैं एक बिछड़े हुए बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने के लिए। और इन केस अगर बच्चा अपने घर के आसपास का कुछ भी डायरेक्शन थोड़ा बहुत बता सकता है, कहाँ पे है नदी है, पेड़ है, तालाब है, मंदिर है, इस तरह की चीज़ें उस बच्चे से, मतलब अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप लोग बात करें। और अगर वो बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो उस बच्चे से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कैसे उसको थोड़ा सा हम लोग मनोवैज्ञानिक या इवन बातचीत करके, आप लोग दोस्ताना अंदाज में बात कीजिएगा तो उस बच्चे को अच्छा लगेगा और वो अपनी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करेगा। हमें खुशी हो रही है मैम आपसे बात करके कि आप हमें इतनी अच्छी जानकारियां दे रही हैं। बाढ़ के दौरान अक्सर हमने देखा है कि रिलीफ कैंप लगता है, तो रिलीफ कैंप में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हैं, ये हमें आप बताइए। जैसा कि मैंने बच्चों आप सबसे बताया कि बाढ़ के दौरान या बाढ़ के बाद में रिलीफ कैंप्स होते हैं, और कई बार ये रिलीफ कैंप्स कई महीनों तक चलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बाढ़ का जो पानी है वो कितना जल्दी चला जाता है। और ये रिलीफ कैंप्स में कुछ बातों का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने की, शौच की, हाथ धोने की, ताकि आप लोग सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि आप लोग एक हाइजीन प्रैक्टिस करें सही प्रकार से। हाथ धोना शौच के बाद, शौच से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले साबुन से, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात ये कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अगर आप लोग रिलीफ कैंप के आसपास देखते हैं तो इसकी जानकारी आप ज़रूर रिपोर्ट कराएं। और आपको ये देखना है कि रिलीफ कैंप के अंदर भी किसी प्रकार का किसी बच्चे के साथ शोषण नहीं हो रहा हो। कई बार क्या होता है कि न चाहते हुए भी माँ बाप गुस्सा करते, परिवारों के बीच में झगड़ा होता है बाढ़ के दौरान, क्योंकि
ऑलरेडी इतना कुछ उनका निकल गया है, चला गया है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये आप लोगों को देखना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक साथ एज अ परिवार रह सके। अगर माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आप लोग कोशिश करो कि कैसे मतलब खुश होकर के आप अपने माँ बाप को थोड़ा खुशी दे सको, और आप लोग भी खुद कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहें, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ों में कई सारे गेम्स होते जो आप लोग कैंप के अंदर खेल सकते हो। थोड़े बहुत दोस्त वहाँ पे तो दोस्त भी होंगे आसपास, दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हो। दूसरी बात ये खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, पैंडेमिक का टाइम है, तो ये खास करके ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को किसी के साथ भी 2 फीट की दूरी बनाए रखना है। हमेशा चेहरे पे मास्क और हाथ को हमेशा धोना है, ये आपको एकदम हमेशा से ध्यान रखना है। और मैं आपको एक और बार बताऊं कि हर साल बिहार में, आप सबको पता है क्योंकि हम सब बिहार में रहते हैं, हर साल बिहार में बाढ़ आता है बच्चों, लेकिन पैंडेमिक जो है, ये कोविड जो है, ये पहली बार हुआ है पूरे विश्व में, आप सबको पता है। तो इसी वजह से कोविड के कारण कई सारी जो आपदाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाल तस्करी हो सकती है, लड़कियों या लड़कों के साथ शोषण हो सकता है, उनको प्रलोभन दे करके कहीं और शहरों में लेके कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जा सकता है। तो ये सारी चीज़ जो बाढ़ में होते हैं अभी कोविड के दौरान, वो और दुगुना तिगुना हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है कि कोई किसी के आसपास नहीं आ रहा है, एक दूरी बरतनी है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है इस बात का कि कोविड के दौरान कैसे आप लोग रिलीफ कैंप्स में, और सबके पास हर रिलीफ कैंप में ये भी आप लोग सुनिश्चित करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप अपने अधिकारी, टीचर या जो भी माँ बाप से बात करिए कि हर रिलीफ कैंप में एक लिस्ट हो जिसमें सारे नंबर्स हो, चाइल्ड लाइन का नंबर हो, पुलिस का नंबर हो, कोई मनोवैज्ञानिक का नंबर हो, किसी भी सामाजिक संस्थान के भैया दीदी का नंबर हो, बाल सुरक्षा समिति जो मैंने आपको बताया गांव स्तरीय पे अगर गांव में है तो उन लोगों के मुखिया वगैरह किसी का नंबर हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह का नंबर हो। तो ये सारे नंबर्स अगर आपके पास रहेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं आप लोग उसके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। मैम, हमें आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई। आपने हमें बाढ़ के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज हमारी श्रीमती गार्गी साह के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और जो सावधानियां बरतने को कहा गया है उस पर आप जरूर अमल करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बच्चों, आज आप लोगों को कोरोना के समय में बाढ़ आने के उपरांत बचाव कर्मी के द्वारा कोरोना संभावित संक्रमित व्यक्ति को कैसे बचाना है इसके बारे में एक प्रदर्शन दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शन में कोरोना के केस का जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग की प्रक्रिया तो अस्पताल में होती है, लेकिन जो संभावित व्यक्ति हैं उनसे बचाव के लिए क्या क्या उपाय बचाव कर्मी को करना है, बोट को कैसे संदूषण मुक्त करना है, मास्क और जो पीपीई होता है उसको कैसे युक्त होना है, उपयोग के बाद कैसे उसे समुचित ढंग से उसका निष्पादन करना है, इन सभी विषयों पर आपको इस छोटे से प्रदर्शन में एसडीआरएफ के द्वारा जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है कि बाढ़ के समय में अगर आपके गांव में या आपके रिलीफ सेंटर में अगर कोई व्यक्ति कोरोना का संभावित मरीज हो तो उसे इन्हीं सब तरीक़ों से उसका निष्पादन करेंगे। आइए भैया, आइए इधर आइए, इधर आइए, भैया इधर आइए, इधर आइए सर, आइए सर, इधर आइए, इधर आइए, बुलाइए बुलाइए भैया, पीछू वाला आइए सर, आप भी आइए सर। आ गए सर, लग रहा है कि अब हम लोग को ले चलेंगे। आइए सर, आइए आइए सर, आइए आइए आप ही लोग के लिए आए हैं। सर, समस्या हमने के गांव के सर बांध टूट गया है और गांव में पानियों बढ़ रहा है। अब नहीं लेके चलिएगा हम लोग के तो सर हमने के गांव में पानी भर जाएगा। हमने ठीक है, आप लोग बैठिए, डूब जाएंगे सर। चलिए आप लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले चलते हैं। फतवा
लाइफ जैकेट आइए पानी। हाँ पहनिए जी। आइए सब कुछ नंबर से आइए। नागेंद्र तुम बताओ, तुम्हारे साथ हम नहीं बैठेंगे, तुम बाद में आना दूसरा ट्रिप में। मैं क्यों नहीं आऊँ? तुम मत बैठो, तुम्हारे बाप का वोट है, मैं बैठूंगा। ए मुखिया जी इनको समझाइए ना, इनको सर्दी खांसी भैल है, अब बातें नहीं समझ रहा है, कह रहे दूसरा ट्रिप में आने के लिए तो बातें नहीं मान रहा है। अरे तो इसमें क्या हुआ? बरसात के दिन में तो सबको सर्दी खांसी बुखार होता है, हमको कोरोना थोड़ा हुआ है जो हमसे आप लोग छुआछूत कर रहे हैं। देखिए मुखिया जी, ये अपने मामा के गांव से आया है, इनके मामा के लड़का का कोरोना हुआ था जो दिल्ली से आया था। अच्छा, और उसके साथ ही पॉजिटिव निकला है एक मामा का लड़का? हाँ, पूछिए नहीं से पॉजिटिव निकला है। चाचा जी आप बताइए ना, हमको बैठने नहीं दे रहा। बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए। नहीं ऐसा कीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। जिसको हुआ था उसको नहीं हुआ था, हम तो वोट में बैठेंगे। अरे जीत तो एकदम पक्का मालूम है ना कि एक मेरा भाई के हुआ मामा ही गेल था। मुखिया जी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इन्हीं से पूछ के देखिए नहीं कि मामा के यहाँ गेल था कि नहीं गेल था, इनके मामा के बेटा का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मामा के शादी में गए हैं तो बहुत आदमी गया था, उस सबको नहीं हुआ, हमारे कोरोना हो जाएगा। अच्छा सुनो सुनो, तो अब नहीं हुआ था तो अब हो जाएगा, क्या कि लाखों आदमी के देश में हो रहा है, ये छुआछूत का बीमारी है। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। अच्छा तुम मामा ही गेल था कि ना? मामा यहाँ गए थे तो जिसको हुआ है उसको नहीं हुआ है कि मेरा हमारा भाई के हुआ नहीं है, उसको हुआ है, हमरा थोड़े हुआ। तो ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करो आप लोग, मुखिया जी की इज्जत रखिएगा कि नहीं? रखेंगे, काहे नहीं रखेंगे। ठीक है, आप दोनों के हम अलगे से व्यवस्था करा रहे हैं, इनको अभी जाने दीजिए, अगला ट्रिप में आपको अलगे से व्यवस्था हम कराएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक। चलिए चलिए बोट खोलिए, हम लोग चलते हैं। हाँ हेलो, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? अरे यहाँ हमारा गांव में एगो कोरोना पॉजिटिव के संभावित मिला है, हम लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, यहाँ पर मेडिकल टीम के भेजिए, अब इनको ले जा कर के और आज इनके परिवार को हम यहाँ पर रोक लिए हैं, इनको ले जा कर के आज इनका परिवार का जांच करवाइए, नहीं तो इससे हम लोग का भी दिक्कत हो सकता है। अभी हम इनको रोक लिए हैं, जल्दी से स्वास्थ्य टीम यहाँ पर भेजिए। ठीक है? हेलो सर, हम जिस गांव में आए थे रेस्क्यू करने के लिए, उस गांव में एक कोरोना संदिग्ध मरीज मिला है, उसको अभी उसी गांव में छोड़ के हम लोग और जो आदमी हैं उसको सुरक्षित जगह पर ले जाकर के छोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर पीपी पहन के हम लोग आएंगे, तब तक आप जो है स्वास्थ्य कर्मी का रिलीफ केंद्र में व्यवस्था करके रखिए ताकि उसका कोरोना का जांच हो सके। ठीक है, हम प्रबंध करवा रहे हैं। ठीक है सर। जल्दी आइएगा भैया, लेके जाना है इनको जल्दी, नहीं तो सौंसे गांव में फैल सकता हमने के। सर हम लोग को ठीक है ना? अभी आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ के बचाव कर्मी पूर्ण रूप से सुरक्षित संसाधनों से लैस होकर कर गांव में आए हैं जहां संक्रमित मरीज हैं। कोरोना के संक्रमित मरीज के साथ किस तरह से कार्रवाई की जाती है वो अभी आप देखेंगे। मुखिया जी ने गांव वालों को बोला और गांव वालों को रोकने के बाद और उनके सामानों को सैनिटाइज करो, सब बोट पे बैठाना। आप यहाँ देख रहे हैं कि पार्टी कमांडर ने एसडीआरएफ के कार्मिक को बोट में उपलब्ध मास्क और सैनिटाइजर तथा ग्लव्स संक्रमित और संभावित कोरोना मरीज को दिया और इनको पहनने के लिए कहा। इनके पहनने के क्रम में दोनों जो रेस्क्यूवर्स हैं इनके सामान की संदूषण मुक्त करेंगे। यहाँ हम साथ साथ बताते जाएं कि संदूषण मुक्त करने की इस कार्रवाई में इनके जो पीठ पे स्प्रे मशीन है उसमें ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोरेट लगाया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोरेट या ब्लीचिंग पाउडर के घोल के साथ इनके सामानों को कोरोना के संभावित संक्रमण से मुक्त की जाती है। अब इनके सामान को सुरक्षित मान करके बोट में रखा जा सकता है। अब देखिए इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा इनके
बुखार की जांच की जा रही है। जैसा कि हमारे रेस्क्यूअर्स ने बताया कि इन दोनों संभावित व्यक्तियों को बुखार है। इनके सामान के साथ सुरक्षित दूरी बनाते हुए इनको बोट में बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुखिया जी ने स्वास्थ्यकर्मी को इस कोरोना संभावित मरीज के बारे में बताया। एसडीआरएफ के कार्मिक पूर्णतया सुसज्जित होकर के अपने आप को बचाते हुए इनको लेकर जा रहे हैं। इसे रिलीफ सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बचाव कर्मी का है। रिलीफ सेंटर में स्वास्थ्यकर्मी द्वारा इनके स्वास्थ्य का कोरोना टेस्ट का आज ही परीक्षण होगा और उसके बाद इनके अगर इनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इनके अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, अन्यथा इनको कुछ और दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये कोरोना मरीज के साथ में जो संक्रमण से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं उसको आपने देखा। अब इसका अंतिम भाग अभी आप देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बाढ़ के दौरान कोरोना से संभावित संक्रमित व्यक्ति को कैसे सुरक्षित ढंग से निकाला जाता है और उसे रिलीफ कैंप में कैसे पहुंचाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम ने इनके सामान को सैनिटाइज किया, संक्रमण मुक्त किया और इनको बोट से सुरक्षित ढंग से पहुंचाया। इनको ग्लव्स पहनाया। इनको बोट से उतारने के बाद अब एसडीआरएफ के कार्मिक अपने बोट को संक्रमण मुक्त करेंगे और इनको रिलीफ सेंटर में डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। अपने बोट को संक्रमण मुक्त करने के लिए आगे की कार्रवाई आप देखिए। आप लोग देख रहे हैं कि एसडीआरएफ के कार्मिक ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से अपने बोट को पूर्णतः संक्रमित कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि एसडीआरएफ के बचावकर्मी संक्रमित संभावित मरीज जो कोरोना के थे उनको अपने गंतव्य स्थान पर यानी रिलीफ सेंटर में छोड़ने के बाद अपने आप को संदूषण मुक्त कैसे कर रहे हैं। इन्होंने सैनिटाइज़र लगाया। अब ये स्प्रे मशीन जो पीठ पर रखा हुआ है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा संदूषण मुक्त करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसे उतारा। अब ये पहने हुए सारे पीपीई को बारी बारी से खोलेंगे और खोल करके उसे भी संदूषण मुक्त करेंगे। ये एक दूसरे का पीपीई खोलने में मदद कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि ये पीपीई कपड़े का नहीं बना होता है। ये कपड़े का ना बनकर पॉलीप्रोपिलीन का बनाया हुआ होता है जो नॉन वोवेन मटेरियल का है। नॉन वोवेन का मतलब होता है इसकी बुनाई नहीं की जाती है। तो पॉलीप्रोपिलीन का बना हुआ यह पीपीई कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव कर्मी को मुक्त करता है। अब ये शू कवर को भी खोल रहे हैं। शू कवर को खोल करके सभी को एक जगह पे रखा जाता है ताकि जब इनकी कोरोना से संभावित संक्रमण के बाद इसके बचाव को रोकने के लिए, इसके प्रदूषण को रोकने के लिए इसे नष्ट किया जाता है। नष्ट करने से पहले बार बार ये सैनिटाइज़र से या स्वच्छ साबुन से इसकी अपने हाथ की धुलाई करते हैं। अभी आप देख रहे हैं फेस शील्ड खोला इन्होंने, उसके बाद हेड प्रोटेक्शन खोला और हेड प्रोटेक्शन खोलने के बाद फिर ये सैनिटाइज़र से अपना हाथ धोएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि फेस शील्ड खोलने के बाद और हेड प्रोटेक्शन खोलने के बाद इन्होंने फिर से अपने हाथ को सैनिटाइज किया। अब सबसे अंत में ग्लव्स और फेस मास्क खोलने की प्रक्रिया अपनाएंगे। फेस मास्क को खोल करके इन्होंने रख दिया। अब ये ग्लव्स खोल करके एक बार पुनः या तो सैनिटाइज़र से या साबुन से अपने पूरे हाथ को फिर से धोएंगे। पानी में साबुन से हाथ धोना ज़्यादा
सुरक्षित और उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि कई बार सैनिटाइज़र से आपके हाथ के दोनों तरफ के पोर्स में, उंगलियों के बीच के गैप में स्वच्छतापूर्वक साफ़ नहीं हो पाता है, इसीलिए साबुन से धोना ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। बचाव कर्मी ने साबुन से अपने अंत में अपने हाथ को, अपने बाकी अंगों को धोया और ये प्रक्रिया को अपना करके कोई भी बचाव कर्मी कोरोना संक्रमित संभावित मरीज को अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित ढंग से पहुंचा सकता है। इस प्रक्रिया में जितनी सावधानियां बरती गई वो सारी सावधानियां सरकार द्वारा बताए गए मानदंड को पूरा करती है। इस तरह से अगर हम किसी संभावित मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं तो बचाव कर्मी को तथा गांव के अन्य सदस्य को किसी तरह से नुकसान होने की या वायरस के फैलने की संभावनाएं नहीं होती है। अब अंत की कार्रवाई को देखें। अंत में इन्होंने पीपीई को उसी स्प्रे मशीन से फिर से स्प्रे किया और अब ये उस पॉलीप्रोपिलीन के बने हुए जो उनके कपड़े थे, जो पीपीई थी, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी उसको सुरक्षित जगह पे या तो गाड़ देंगे गहराई करके ज़मीन के अंदर में, या उसे जलाया जाएगा। यहाँ अंत में एक बात, इम्पॉर्टेंट बात बताने की थी कि आपका फेस मास्क या आपका ग्लव्स हो, उसे व्यवहार में लाने के बाद उसे यूं ही कहीं ना फेंकें, उसे सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर से संदूषण मुक्त करके तभी हम उसको जला दें या उसको ज़मीन में गहराई में गाड़ दें, ताकि दूसरे तक वो संक्रमण ना फैलाए। इस पूरे प्रोग्राम को आप लोगों ने देखा। आप सभी बच्चों का एक बार पुनः धन्यवाद। अच्छा, तो आज धोबी पटक दिन है। मतलब खेलने से छुट्टी और बेड के कपड़ों से निकालो मिट्टी। मैंने एक नए तरह का डिटर्जेंट बनाया है। इसका स्पेशल फॉर्मूला 2 मिनट में मैल निकाल देगा। फिर हम खेलने चलेंगे। उफ, ये क्या गड़बड़ हो गई? जल्दी से पानी का नल ऑफ करो। ये नल थोड़ा टाइट है, रुको मैं मदद करता हूँ। इधर घुमाओ, उधर घुमाओ। घर में पानी भर रहा है। जल्दी से बाहर भागो। हाँ। अब बस घर से पानी निकलने तक का इंतजार करना होगा। आज तो लगा जैसे बाढ़ आ गई हो, पर इतने सारे पानी में मजा आया ना। आई विश हमारी कॉलोनी में भी बाढ़ आ जाए, फिर मैं सारा दिन पानी में खेलूंगा। धम्पू, बाढ़ कोई मजाक की चीज नहीं है। बाढ़ का पानी बहुत ही खतरनाक होता है। तो फिर जब बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो खुद को पानी के लेवल से ऊपर रखना चाहिए, और अगर पानी घर के अंदर आ जाए तो सावधान रहना चाहिए। उसमें कीड़े मकोड़े और सड़क नालियों का गंदा होता है। हाँ, और उस पानी में ना ही खेलना चाहिए और ना उसे पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन फैल सकती है। बाढ़ में और किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए? बिजली की चीजों से। वेरी गुड जीना। अगर पानी किसी बिजली के स्विच में चला जाए तो हमारा तंदूरी फ्राई बन जाएगा। अच्छा याद दिलाया। बाढ़ के समय खाना हमेशा पूरा पका हुआ और ढका हुआ ही खाना चाहिए। अप्पू, अब तक तो पानी तुम्हारे घर से निकल गया होगा, चल के देखें। चलते हैं, पर सावधानी से। क्यों? बाढ़ के बाद भी कुछ पानी बचा रह जाता है। उस ठहरे पानी से भी बच के रहना चाहिए। टीवी या रेडियो पे न्यूज सुननी चाहिए कि कौन सी जगह बाढ़ से सुरक्षित है और कहां पर हमें मदद मिल सकती है। अभी तो हमें मदद चाहिए तुम्हारे घर का सामान सुखाने में, तो चलो। चलो, अब इसे सूखने देते हैं। ओफो, लगता है आज गीले कपड़ों में ही सोना पड़ेगा। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने।
ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में ये सबसे आम दृश्य है। बाढ़ के पानी से उस क्षेत्र के चापाकल जीवाणु संक्रमित हो जाते हैं। बाढ़ का पानी जाने के बाद हर चापाकल को उचित तरीके से जीवाणु मुक्त करना अति आवश्यक है। चापाकल को जीवाणु मुक्त करना आसान काम है। इसके लिए 2 बाल्टी, 1 मग, सूती का कपड़ा, अच्छे किस्म का ब्लीचिंग पाउडर, एक खाली माचिस का डब्बा, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलने के लिए एक लकड़ी और चापाकल को खोलने के लिए औजार की आवश्यकता होगी। आइए सबसे पहले आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सिंगुर टाइप चापाकल को सिंगुर टाइप चापाकल की विधि का इस्तेमाल करना है।
जीवाणु मुक्त करने के लिए इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर घोल डालते हैं। इसे इसी हालत में 2 घंटे तक या कम से कम 30 मिनट तक छोड़ देते हैं। इसके बाद चापाकल को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि पानी से ब्लीचिंग पाउडर की गंध हट ना जाए। इसके बाद ये इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। बच्चों नमस्ते। आज आपने बाढ़ से होने वाले खतरे एवं उससे बचाव के बारे में बहुत सीखा। आप में से बहुत सारे बच्चे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते होंगे। आपके लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी रही होगी। तो आज हम देखते हैं कि कितना सीखा। इसके लिए हर बार की तरह हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपको करना क्या है, आपको उन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और उसके विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों आप सब लोग कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाएं आज के क्विज के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी बात करनी है कि इस क्विज के बाद आपको एक गृह कार्य भी दिया जाएगा जिसको आपको करना है अपने आने वाले 7 दिनों के अंदर। तो चलिए अब हम सत्र की शुरुआत करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं, पहला 1098, दूसरा 101, तीसरा 100, चौथा 1090। तो बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प 1098। इसे 1098 भी कहते हैं। दूसरा सवाल, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं, पहला 14 नवंबर, दूसरा 20 नवंबर, तीसरा 24 नवंबर, चौथा 6 नवंबर। तो बच्चों इसका सही जवाब उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। इसका सही जवाब है 14 नवंबर। तीसरा सवाल, बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से बच्चों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं? तो इसके विकल्प हैं, पहला जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा बाल सुरक्षा का अधिकार, चौथा सहभागिता का अधिकार और पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प उपरोक्त सभी। यानी कि बाल अधिकार में जीने का अधिकार भी है, शामिल है, विकास का अधिकार भी शामिल है, बाल सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है और सहभागिता का अधिकार भी शामिल है। चौथा सवाल, बाढ़ के दौरान पेयजल स्रोत को संक्रमण मुक्त करने के लिए इनमें से किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? बच्चों यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके विकल्प हैं, पहला ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा बोरिंग पाउडर, तीसरा बेंजामिन पाउडर, चौथा चारकोल पाउडर। इसका सही जवाब है पहला विकल्प ब्लीचिंग पाउडर। पांचवा सवाल, बाढ़ के दौरान बच्चों को डायरिया होने पर किस प्रकार का घोल देना चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला ORS का घोल, दूसरा चीनी का घोल, तीसरा गन्ने का रस, चौथा संतरे का जूस। तो इसका सही जवाब है पहला विकल्प ORS का घोल देना चाहिए। छठा सवाल, रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, दूसरा सामाजिक दूरी अर्थात 2 गज की दूरी बनाकर रखना है, तीसरा कैंप से बाहर बेवजह नहीं घूमना है, चौथा व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है और पांचवा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे। अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने बाढ़ के दौरान अपनी सुरक्षा के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? तो जो आपने बाढ़ के दौरान एवं राहत केंद्रों में बाल सुरक्षा के संबंध में जाना है
उसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों के साथ चर्चा करें। साथ ही राहत केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानियों के बारे में भी चर्चा करें। बच्चों, यह तो था इस बार का क्विज और गृह कार्य। अगले सप्ताह अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज, एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर आए थे। आज के इस पूरे सत्र में आपने बाढ़ के दौरान उनसे बचने के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना और सीखा। साथ ही रिलीफ कैंप में कोरोना के संबंध में उसके संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी आपने देखा। बच्चों, आज हमारे साथ बिहार यूनिसेफ पटना कार्यालय में श्रीमती गायत्री सा, जो कि बाल सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा आपकी सुरक्षा के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई। आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं एवं बाढ़ के दौरान आप प्रशासन से मदद कैसे ले सकते हैं, ये भी आपने देखा और सीखा। बच्चों, आज के सत्र में कुछ वीडियोस भी आप लोगों को दिखाए गए, जिसमें ये भी दिखाया गया कि अगर कोई व्यक्ति बाढ़ के दौरान फंस गया हो तो उसे कैसे सुरक्षित स्थान पर लाया जा सकता है एवं उसके परिवार के पास कैसे ले जाया जा सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज के इस पूरे क्विज सत्र में आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज के प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि आपको उसके द्वारा दिए गए कुछ गृह कार्य को भी करना है। तो बच्चों, आज के इस पूरे कार्यक्रम में आपको बहुत सी नई बातें सीखने को मिली और इसी नई बातों को आपको अपने माता पिता, परिजनों, दोस्तों को अवश्य बताना है। तो हर शनिवार की तरह प्रत्येक शनिवार को मैं आपके लिए एक नए विषय पर ढेर सारी जानकारियां लेकर फिर से मिलूंगी। तो प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मैं आपका अगले शनिवार तक का इंतजार करूंगी। बच्चों, घर में रहकर आपको कोरोना को हराना है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगले शनिवार तक के लिए मैं आपका इंतजार करूंगी। धन्यवाद।